Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about preparation for statistical officer for the various posts like JSO, RPSC, DSSP, UKPSC. ठीक है, तो ये सारी पोस्ट का आपको पता है स्टैट्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। किसी में कुछ टॉपिक ज्यादा है, किसी में कुछ कम है, मतलब किसी किसी टॉपिक पे वो ज्यादा फोकस करते हैं मगर सिलेबस वही है। ठीक है, जेएसओ का सिलेबस तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, उन लोगों ने तो बहुत ही बाइफिकेट करके आपको सिलेबस प्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर आप DSSP का पेपर देखेंगे जो अभी आपने दिया था, उसमें स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इसलिए हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टॉपिक। इसको हम एक दो क्लास में कंप्लीट करेंगे विद प्रॉपर न्यूमेरिकल थ्योरीज, जितना सब कुछ हो सकता है वो सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स इसमें क्या है, कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। बेसिकली होता क्या है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, कि क्या होता है जैसे कोई प्रोडक्शन हो रहा है किसी प्रोडक्ट का। ठीक है, जैसे मान लो कि शू मेकिंग कंपनी है, शूज बनाए जा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, वो देखेंगे कि एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि इस स्टैंडर्ड की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर देखेंगे जब एक्चुअल में प्रोडक्शन हो गया तो कैसा प्रोडक्ट बनकर आया। क्या वो जो हमारे स्टैंडर्ड्स है उनको फुलफिल कर पा रहा है या फिर कुछ वेरिएशंस आ गई प्रोडक्ट में। तो वो वेरिएशन आई तो किस वजह से आई, मतलब कि जो मिनिमम वेरिएशंस आई, कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हो सकता है कि एक सैंपल में 100 केजी कुछ लगना था, उसमें 99.9 लग गया, 99.8 लग गया। तो ये मिनिमम वेरिएशंस होती है, इतनी हम कंसिडर कर सकते हैं। मगर कुछ होती हैं ऐसे कॉजेज जो कि हमारी प्रोडक्शन में कमियों की वजह से, हमारे खुद के काम करने की वजह से गलतियां होती हैं। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेज हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल में यही देखते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है। तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स का पर्पस क्या होता है, लॉजिक क्या है, प्रोसेस अंडर कंट्रोल एंड आउट ऑफ कंट्रोल, वार्निंग लिमिट्स, टाइप्स ऑफ चार्ट्स दैट इज वेरिएबल चार्ट एंड एट्रीब्यूट चार्ट, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, न्यूमेरिकल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, हम ये सारी चीजें इसमें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक का आपको मतलब तो पता है ना, स्टैटिस्टिक मींस द गुड अमाउंट ऑफ डेटा टू बी ऑब्टेन रिलायबल रिजल्ट। स्टैटिस्टिक का मतलब है कि ऐसा गुड अमाउंट ऑफ डेटा जिससे कि हम जो हमारा रिसर्च है उससे एक रिलायबल रिजल्ट निकाल सके। तो साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक हैंडल दिस डेटा इन ऑर्डर टू ड्रॉ सर्टेन कंक्लूजन। इट्स टेक्निक फाइंड extensive application in quality control, production planning, control and business chart and linear programming etc. क्या होता है, बहुत सारी टेक्निक साइंस और स्टैटिस्टिक यूज करी जाती है ताकि इन डेटा को हैंडल कर सके और कुछ सर्टेन कंक्लूजन बना सके। तो इसमें क्या होती है, बहुत टेक्निक्स फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन क्वालिटी कंट्रोल। तो कहाँ कहाँ ये टेक्निक्स को हम करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में, प्रोडक्शन प्लानिंग में हम स्टैट्स का यूज करते हैं, कंट्रोल करने में, बिजनेस चार्ट्स बनाने में, लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। अब क्वालिटी का मतलब क्या है, क्वालिटी रिफर्स टू सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब अ प्रोडक्ट और आइटम। तो क्वालिटी का मतलब है जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें सब चीज का सम टोटल, उसके सारे एट्रीब्यूट्स का, उसकी प्रॉपर्टीज का। जैसे कि मैंने बताया था ना, शू मेकिंग है तो हमने बोला लेदर के शूज बनाने हैं विद शाइनी शूज, एंड हमने उसके लेसेस का सब कुछ, सारा जितना भी उसमें एट्रीब्यूट जो जो उसकी प्रॉपर्टी हो कि उसे पहन के हम अच्छे से वॉक कर सके, स्मूथ हो उसका सोल। तो ये सारी चीजें क्वालिटी में आती है, एक पूरे प्रोडक्ट को जो डिस्क्राइब करे। दीज आर जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ specific product characteristics such as length, width, वेट, कलर एक्सेट्रा। तो क्वालिटी को हम उसके करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे फाइंड आउट बाइफ्रिकेट करते हैं, लेंथ कैसी है, हाइट कैसा है, कलर कैसा है। इन सिंपल सिंपल वर्ड्स क्वालिटी मींस डिग्री ऑफ परफेक्शन। तो क्वालिटी का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ परफेक्शन। ओके, सो कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या क्या वेरिएशन के कॉजेज होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता है क्या, किस किस रीजन की वजह से वेरिएशंस आती है। इवन व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज वेल डिजाइन और केयरफुली मेंटेन, नो टू प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल। मतलब मान लो प्रोडक्शन, मतलब जो हमने प्रोसेस किया है वो बहुत ही अच्छा वेल डिजाइंड है, केयरफुली मेंटेन किया हुआ है, मगर फिर भी जरूरी नहीं है जो दो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं वो बिल्कुल ही सिमिलर हो। जैसे आप लोगों ने कभी कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा तो देखा होगा कि आप अगर उसकी फिनिशिंग देखेंगे तो लिटिल बिट डिफरेंस होता है। जैसे अभी दिवाली के टाइम पे अगर आप मूर्तियां खरीदेंगे तो मूर्तियों के आप डिजाइन देखोगे तो उनकी आंखों का वर्क, ये सब में ना हर थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस होता है। तो difference between any two product could be very large, moderate and very small, or even
अनडिडक्टेबल डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो क्या कह रहे हैं, जो डिफरेंस है दो प्रोडक्ट्स में वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है जिसको हम जिसको हम देख ही ना पाए, इतना मिनिमम सा डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द वेट ऑफ पर्टिकुलर मॉडल ऑफ ऑटोमोबाइल्स वेरीज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, द वेट ऑफ द पैकेट्स ऑफ मिल्क मे डिफर फ्रॉम स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर। तो मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि कैसे दो प्रोडक्ट एक दूसरे से थोड़े थोड़े वेरिएशंस में हो सकते हैं, कुछ यूनिट्स का डिफरेंस आ जाए या मिल्क के पैकेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेरिएशन द प्रोडक्ट अफेक्ट द क्वालिटी। अब देखो जो भी वेरिएशंस आती है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करती है। अगर बहुत ही लार्ज वेरिएशंस आ गया तो उसकी क्वालिटी अफेक्ट होती है। सो द एम ऑफ जो हमारा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इज टू ट्रेस द सोर्सेज ऑफ सच वेरिएशन, ट्राई टू एलिमिनेट देम एज फार एज पॉसिबल। तो मतलब एसक्यूसी का मेन मोटिव ही क्या होता है कि उन वेरिएशंस को फाइंड आउट करना, फिर उनको एलिमिनेट करना एज सून एज पॉसिबल। अब क्या होता है, मेन जो कॉजेज होते हैं वो हमने ये चीज पहले भी पढ़ी थी। अगर आप देखोगे 2015 का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें ये वाले क्वेश्चन आए हुए थे, चांस कॉज एंड असाइनेबल कॉज। ठीक है, देखो मैंने अपनी तरफ से जितना मैं ये टॉपिक करा सकती थी मैंने करा दिया था, थोड़ा ही कर पाए थे हम लोग। ठीक है, मगर आप लोगों को ये तो था ना कि मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ने खुद से भी पढ़ा होगा, काफी बच्चों ने पढ़ा भी है। ठीक है, ये नहीं है कि वो मुझ पर ही डिपेंडेंट रहे थे, अगर मैंने उनको टॉपिक्स बताए हैं तो लोगों ने खुद से पढ़ा है। तो बहुत अच्छा किया है, आप लोग ऐसे ही जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें खुद से भी उसको थोड़ा बुक्स में देखो, थोड़ा उसे डीपली स्टडी करो, क्योंकि मैं यहाँ पर फिर भी ट्राई करती हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। मगर बुक से आप क्या होता है, एक एक लाइन थ्योरली चलते हैं, यहाँ से पढ़ोगे फिर वहां पे जाओगे तो आपको ईज होती है। अगर एकदम से नया टॉपिक पढ़ते हैं समझ नहीं आता, मगर कोई बता दे उस टॉपिक के बारे में थोड़ा भी, तो पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, तो चांस कॉजेज आर ऑल्सो नोन एज देयर रेंडम और द नेचुरल और कॉमन कॉज। ठीक है, तो ये चांस कॉज क्या होते हैं, ये रेंडमली थोड़े बहुत कॉज आ गए, नेचुरल है, कॉमन कॉज आने ही आने हैं। ठीक है, रेंडमली पड़ ही जाते हैं। इवन इन अ वेल डिजाइन और केयरफुली मेंटेन प्रोडक्शन प्रोसेस, वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट इन द प्रोडक्शन ड्यू टू सम नेचुरल एंड रेंडम कॉज। ठीक है, चाहे कितना ही वेल मेंटेन हो फिर भी थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है कुछ नेचुरल रेंडम कॉजेज की वजह से। इफ द प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर सेम कंडीशन दैट इज quality of raw material used in same and there is no change in the machine of setting operation or operators or the environment, there is a specific pattern of variation in the product। क्या बोल रहे हैं कि प्रोसेस क्या हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, सेम कंडीशंस में बना रहे हैं, वही रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है मशीन की सेटिंग्स में, ऑपरेटर एनवायरनमेंट सब कुछ सही है, सब स्पेसिफिक पैटर्न में चल रहा है, मगर थोड़ा बहुत वेरिएशंस आ जाती हैं। जैसे मैंने बोला है ना कि आप कोई मटेरियल बना रहे हैं जिसमें आपने 100 किलो कुछ प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट यूज किया, उसमें बनाने के बाद 100 किलो का बना, वहां पर हमने दूसरा मेजर किया 9.99 9.98 इतना सब कुछ केजी का आ गया, तो ये मिनिमम वेरिएशन कॉस्ट चेंज है कि इतने रेंडमली हो ही जाते हैं। ठीक है, सो ये कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद आप इसको रीड कर सकते हैं, वो चीजें ही लिखी हुई हैं कॉज एलिमिनेट चांस कॉज के बारे में। नेक्स्ट है आपका असाइनेबल कॉज। ये अनदर टाइप ऑफ वेरिएशन है जो कि क्या होता है, ओकेजनली मे बी प्रेजेंट ओकेजनली इन द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस। द कॉजेज ऑफ सच टाइप ऑफ वेरिएशन आर नॉट ड्यू टू प्रोसेस डिजाइन। अब क्या होता है, इसमें प्रोसेस डिजाइन की वजह से वेरिएशन नहीं आ रही है, मगर ये किस चीज की वजह से आती है कि आपने जो चेंज इन रॉ मटेरियल कर दिया, या मशीन या ऑपरेटर या एनवायरमेंट में चेंजेस और एनी अदर कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेस। जब प्रोसेस काम चल रहा है उस बीच में अगर आपने कुछ चेंजेस कर दिए, उनकी वजह से वेरिएशन आती है, उनको असाइनेबल कॉज बोलते हैं। दीज कॉजेज आर कॉल्ड असाइनेबल कॉज एंड आर ऑल्सो नोन एज दीज स्पेशल एंड नॉन रेंडम और अननेचुरल कॉजेज। ठीक है, ये अननेचुरल कॉजेज है, नॉन रेंडम कॉजेज है। एक्सीडेंटल इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ मशीन, जैसे कि ठीक है, अ वर्कर फॉलिंग इल, कोई बीमार हो गया, स्टिल कंटिन्यूइंग टू वर्क चेंज ऑफ स्टिल कंटिन्यूइंग टू वर्क चेंज और ऑपरेटर्स और शिफ्ट्स, ब्रेकेज आ गए, मिसलीडिंग ऑफ स्केल्स हो गया, बैच ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल एक्सेट्रा इज एग्जांपल ऑफ असाइनेबल कॉजेज। ठीक है, ये सारे कॉज हैं असाइनेबल, जो प्रोसेस के बीच में दौरान में ये चीजें गलतियां होती हैं, उनको असाइनेबल कॉजेज बोलते हैं, जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं, द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल चार्ट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये चीज है इंपॉर्टेंट कि कंट्रोल चार्ट का जो प्रोसेस है वो किस पे बेस्ड होता है, थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी में। इन कंट्रोल चार्ट अ सैंपल स्टैटिस्टिक ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मीन, रेंज, प्रोपोर्शन, डिफेक्टिव यूनिट्स एक्सेट्रा इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस एंड द सैंपल नंबर ऑफ और आइटम इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ग्राफ बता रहे हैं कि हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, हमारा जो ये एक्स एक्सिस है इस पर हम लेते हैं हमारे सैंपल का साइज, सैंपल, और यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे कि इसमें हम बहुत सारे स्केल्स पढ़ेंगे जिसमें हम मीन निकालते हैं, रेंज
ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो ये सारी चीजें हम लेते हैं, अगर आप किसी भी एक का निकालेंगे तो उसको हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं, ठीक है, वो वाई एक्सिस साइड आता है यहाँ पर। ठीक है, तो कंट्रोल चार्ट क्या है, एक सैंपल स्टैटिस्टिक है ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। हम एक सैंपल का क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं मीन की फॉर्म में, रेंज की फॉर्म में, कितना प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स है या कित डिफेक्टिव यूनिट्स। उसके बाद ये भी होता है कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं एक प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, क्या क्या उसमें कमियां हैं। A control chart consists of 3 horizontal lines which are described below. अब कंट्रोल चार्ट जो बनता है उसके अंदर आपकी 3 लाइनें बनती हैं, ठीक है। उन लाइनों के बारे में पढ़ते हैं। और आपका 2023 में कोई क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर कि आपका जो सेंटर लाइन है जो बीच में बनता है वो कैसे बनता है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट मी चेक आपका वो क्वेश्चन प्रॉपरली। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपना 16 फैब वाला क्वेश्चन पेपर आपको शेयर किया है हुआ है, तो उसमें वो क्वेश्चन आया था एक इसी के ऊपर। तो आपका सेंट्रल लाइन ऑफ अ कंट्रोल चार्ट रिप्रेजेंट द वैल्यू विच हैव 3 डिफरेंट इंटरप्रिटेशन डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल अवेलेबल डेटा। अब देखो ये आपका बीच में लाइन करता है सेंट्रल लाइन, ऊपर आती है आपकी अपर लाइन, लास्ट में आपकी आती है लोअर लाइन। ठीक है, ये तो कुछ 3 लाइनें हैं जो आपकी इस कंट्रोल चार्ट पे बनाई जाती हैं। फिर इसके आसपास आपका जो डेटा होता है उसको हम ड्रॉ करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो हमारा कंट्रोल में है जो हमारा काम है या फिर हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये चीजें हम इसमें चेक करते हैं। एक्चुअली मैं अभी आपका ना वो क्वेश्चन देख रही हूँ जो आपका वो क्वेश्चन आया हुआ है, एक्चुअली अभी मिल नहीं रहा है, मैंने क्लास देखो मिल गया। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग is correct regarding control charts. तो the center line is usually represented by dotted line. अब आप देखो इसमें लाइन देखो, the center line is usually represented by a solid line. तो ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो उसमें गलत थी। और दूसरा है the lower center line is usually represented by solid line. अब देखो सॉलिड लाइन तो सेंट्रल लाइन बनती है, तो लोअर कंट्रोल तो बनेगा नहीं, लोअर कंट्रोल जो आपका ये वाला बनेगा, तो लोअर कंट्रोल तो ये बनेगा नहीं, तो वो दूसरा बनता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या थी, दोनों ही फॉल्स थी। अब पढ़ते हैं सेंटर लाइन ऑफ कंट्रोल चार्ट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है द वैल्यू विच हैव बीन 3 डिफरेंट इंटरप्रिटेशन डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल डेटा। तो ये एक सेंटर लाइन है जो कि 3 डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देता है। फर्स्ट इट कैन बी द एवरेज वैल्यू ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। तो ये क्या आ गया, एवरेज क्वालिटी, एवरेज वैल्यू ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक आ गया, और एवरेज ऑफ प्लॉटेड पॉइंट्स। ठीक है, सेकंड इट कैन बी अ स्टैंडर्ड और रेफरेंस वैल्यू। इसको हम स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। हमने बोल दिया ना कि हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि हमारा यूनिट में मान लो 100 किलो लगना चाहिए, तो हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इतना तो बनना ही बनना चाहिए। अब उससे ऊपर का हम सेट कर देते हैं कि ऊपर हमें कितना हायर चलेंगे और लोअर से हम कितना नीचे नहीं जाएंगे। बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव प्योर डाटा और है ना एम्ड वैल्यू बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। तो हमने एक एम बना लिया होता है कि ये हमारा एम है, तो वो सेंट्रल लाइन होती है। थर्ड इट कैन बी द पॉपुलेशन पैरामीटर इफ दैट वैल्यू इज नोन। इसको हम पॉपुलेशन का पैरामीटर भी बोल सकते हैं। पता है ना, पैरामीटर मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अगर हमें पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता है, मान लो उसका मीन पता है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, वैसे तो मीन पता है, तो हम वो मान लेते हैं हमारा सेंट्रल लाइन। तो ये इसकी बेसिक 3 चीजें हैं जो ये रिप्रेजेंट करता है। अब देखो हर चीज थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो सब इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें से एक छोटी सी लाइन से एक क्वेश्चन बन गया था। अब देखने में तो ऐसा लगता है अरे यार बहुत इजी था, जिसको आता होगा वो कर देगा। अब देखो जरूरी नहीं है कि हर बार यही क्वेश्चन आए, ये भी आ सकता है कि 3 इंटरप्रिटेशन सेंटर लाइन क्या बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है का अपर कंट्रोल लाइन। तो मैंने बताया था ना 3 है, यहाँ पर सेंटर वाली है ये, और ये आपकी अपर वाली है, यहाँ पर आपकी लोअर वाली है। ठीक है, तो देखो द अपर कंट्रोल लाइन रिप्रेजेंट द अपर वैल्यू ऑफ द वेरिएशन द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। ये वो वेरिएशंस बताती हैं। देखो बेसिकली ये कंट्रोल चार्ट बना क्या रहा है, वेरिएशंस इन आपके क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। तो ये अपर वैल्यू बताता है क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक में जो वेरिएशंस है। सो दिस लाइन इज कॉल्ड अपर कंट्रोल लिमिट, इसलिए इसको अपर कंट्रोल लिमिट कहते हैं। इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका जो क्वेश्चन आया था उसमें लिखा हुआ था कि सेंट्रल लाइन हमारी सॉलिड उससे डॉटेड से बनती है, तो डॉटेड से हमारी सेंट्रल लाइन नहीं बनती, हमारी अपर लाइन बनती है डॉटेड से।
लोअर लाइन की बात करें तो लोअर कंट्रोल लाइन रिप्रेजेंट दी लोअर वैल्यू ऑफ वेरिएशन द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक, तो ये लोअर वैल्यू बताता है. सो दिस लाइन इज कॉल्ड लोअर कंट्रोल लिमिट. यूजुअली द LCL इज शोन बाय डॉटेड लाइन. तो ये देखो इसका मतलब क्या है, ये तो हमारा सॉलिड लाइन से बनता है और ऊपर वाली हमारी किससे बनती है, डॉटेड लाइन से बनती है. ठीक है. द यू CL and LCL also have three interpretation depending on the available data, same as the central line. जैसे central line के तीन interpretation है, ऐसे इन दोनों के भी हैं. These limit are obtained by using the concept of थ्री सिग्मा लिमिट्स. अब इन जो ये लाइंस है इनकी हम लिमिट्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं, थ्री सिग्मा लिमिट्स से. ठीक है. अभी कंसेप्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं. Three sigma limits. The quality characteristic can be described by the probability distribution or frequency distribution. जो quality characteristic है हम उसको probability distribution की form में या frequency distribution की form में represent करते हैं, describe करते हैं. In most situations, a quality characteristic follows a normal distribution or can be approximated by a normal distribution. तो जो quality characteristic है वो हमारा normal distribution की तरह ही मतलब data को represent करता है. Normally distributed random variable lies between mu minus 3 sigma to mu plus 3 sigma. तो इसकी वैल्यू क्या लाई करती है हमारी, प्लस माइनस 3 सिग्मा. ठीक है. अब जो हम तो उसका मतलब है इसका 0.997 where mu and sigma are the mean and the standard deviation of the random variable respectively. ठीक है. तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इसने वैल्यू बता दी है कि कहाँ से किस में लाई करता है. ठीक है. और हमारा म्यू क्या है, मीन, एंड सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन. तो दस हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कि हमारी जो ये वैल्यू है वो म्यू माइनस 3 सिग्मा एक्स हमारा इससे ग्रेटर और लेस देन इक्वल्स टू म्यू प्लस 3 सिग्मा. ठीक है. किसके इक्वल होगा, 0.9973. ठीक है. इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप इसे रिवाइज याद नोट्स में अपने बना लें या स्क्रीनशॉट लेके रख लें जैसा आपको अच्छा लगे. ठीक है. सो द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स लाइज आउटसाइड द लिमिट्स. तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ये कि दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स लाइज आउटसाइड द लिमिट्स. जो ये लिमिट सेट करिए इससे आउटसाइड लाई करता है तो उसका क्या हो जाएगा, देखो पूरा एरिया 1 होता है तो 1 में से 0.9973 माइनस कर दो तो 0.0027. ये है प्रोबेबिलिटी की जो आपका रैंडम वेरिएबल है इस लिमिट से बाहर लाई करेगा. ठीक है. जो कि बहुत छोटी लिमिट है. इट मीन्स दैट इफ वी कंसीडर 100 सैंपल द मोस्ट प्रोबेबली 0.27 ऑफ दीज फॉल आउटसाइड द लिमिट. ठीक है. मान लो 100 का सैंपल लिया तो 0.27 ही होगा जो इस लिमिट से बाहर लाई करेगा. सो इफ द ऑब्जर्वेशन फॉल्स आउटसाइड द 3 सिग्मा लिमिट इन 100 ऑब्जर्वेशन, इट इज इलॉजिकल टू सस्पेक्ट दैट समथिंग माइट हैव बीन गॉन रॉन्ग. ठीक है. तो हम क्या होता है मतलब इजीली उस चीज को सस्पेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि क्या होता है इसकी वैल्यू ही इतनी छोटी है. Therefore, the control limit on control chart are set by using three sigma limits. The UCL and LCL of a control chart are called three sigma limits of the chart. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं three sigma limits of the chart. How do we calculate three sigma limit? Suppose M is the sample statistic. Example mean, range, proportion of defectives, etc. तो ये तरीके होते हैं कंट्रोल चार्ट के बनाने के. हम बीन के थ्रू निकालते हैं, रेंज के थ्रू निकालते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्ट्स हमें निकालने होते हैं. ये मेजर करते हैं सम क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट. तो मतलब कुछ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक को स्पेसिफाई करते हैं. फर्दर सपोज दैट म्यू एम एंड सिग्मा एम आर द मीन एंड द स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन बोल दो, ऑफ अ सैंपल स्टैटिस्टिक एम. एम हमारा एग्जाम्पल है, मीन हमने उसका म्यू एम ले लिया है, स्टैंडर्ड एरर हमने उसका सिग्मा एम ले लिया है. देन द सेंट्रल लाइन एंड कंट्रोल लिमिट फॉर कंट्रोलिंग द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक इज गिवन बाय दिस. तो ये इसके फॉर्मूले हैं. सेंट्रल लिमिट निकलती है म्यू. ठीक है. अपर लिमिट निकलती है हमारी म्यू प्लस 3 सिग्मा प्लस हमारा जो लोअर लिमिट निकलती है वो हमारी निकलती है म्यू माइनस 3 सिग्मा. ये इसके फॉर्मूले हैं. ठीक है. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका सेंट्रल लिमिट होता है हम उसको एवरेज मान लेते हैं, इसलिए इसके एवरेज मीन हमारा एवरेज ही होता है. आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही यही था जिसमें आपका मीन ऑप्शन था. तो ये आपका ऐसे इसके फॉर्मूलेज है. ठीक है.
अब देखो ये मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, ये देखो मैंने बोला था ना कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को वो करता है रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर इसने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है और जो लिमिट के अंदर वैल्यू फॉल करेगी वो है 0.9973। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक एम, हम एम सैंपल की बात करें तो हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा लोअर लिमिट, सॉरी सेंट्रल लिमिट है जो कि मीन होता है। ये हमारी लोअर अपर लिमिट है जिसमें हम मीन में प्लस कर देते हैं 3 सिग्मा, और ये हमारी लोअर है जिसमें हम मीन में से माइनस कर देते हैं 3 सिग्मा। ठीक है, यहाँ हम हमारा सैंपल नंबर लेते हैं, यहाँ पर हमारे क्या आ जाते हैं, जो भी हमें चीजें क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जो ये डिफरेंस होगा इनके बीच में ये 3 सिग्मा का ही होगा, क्योंकि एक बार मीन में प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस कितने का है, 3 सिग्मा का ही है। द चार्ट इन द अबव फिगर शोज द सेंट्रल लाइन लोअर कंट्रोल लिमिट एंड द अपर कंट्रोल लिमिट। द UCL and LCL are set at distance of 3 मीन प्लस माइनस 3 सिग्मा फॉर्म अ सेंट्रल लाइन। तो हमने इनका डिस्टेंस बता दिया है। नोट फ्रॉम द अबव एरिया कवर्ड बिटवीन, हमने एरिया मैंने आपको बता दिया कि वो 0.997 करता है, अगर परसेंटेज में कर लें तो 99.73। सो द प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्जर्वेशन फॉल आउटसाइड दीज लिमिट इज, तो आउटसाइड लिमिट करने की मैंने बताया था अंडर द आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया 1 होता है। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे फॉल कर रही है वो आपकी 99.73 है, जिसको हम 0.9973 भी बोल सकते हैं। तो 1 माइनस 0.9973 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा एरिया जो कि आउटर साइड द आपकी लिमिट होगा। इफ सैंपल पॉइंट्स फॉल बिटवीन द कंट्रोल लाइन द प्रोसेस इज सेड टू बी अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। मान लो जो आपका प्रोसेस है वो इन लाइंस के बीच में ही फॉल करता है तो उसको हम बोल देते हैं अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। ठीक है, बट इफ वन और मोर पॉइंट्स लाए आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट, मगर कुछ पॉइंट्स आउटसाइड द लिमिट आ जाए, ठीक है, तो कंट्रोल चार्ट आर्म्स इंडिकेट दैट द प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल। अगर ये लोअर और सेंट्रल लिमिट से बाहर आपका कहीं पॉइंट फॉल करेगा तो हम उसको बोल देंगे इज नॉट अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। सम असाइनेबल कॉजेज आर प्रेजेंट इन द प्रोसेस, और वो किसकी वजह से होता है, जो असाइनेबल कॉजेज होते हैं, मतलब आपने रॉ मटेरियल खराब यूज कर लिया, आपने मशीन आपने गलत यूज कर लिया, ऑपरेशन आपने अलग कर दिया, इसकी वजह से जो दिक्कतें आती हैं इसलिए वो नॉट अंडर कंट्रोल होती है। टू ब्रिंग द प्रोसेस अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट द असाइनेबल कॉज एंड टेक करेक्टिव एक्शन टू एलिमिनेट दैम एंड कंटिन्यू टू प्रोडक्शन प्रोसेस। तो काम क्या होता है, उन चीजों को इंस्पेक्ट करें, असाइनेबल कॉजेज को, और करेक्टिव एक्शंस लें उनको एलिमिनेट करने के लिए, ताकि प्रोसेस अच्छे से कंटिन्यू हो। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट। तो मैंने आपको लोगों को ये चीज पहले बताई हुई थी, मैं थोड़ा अच्छा डिटेलिंग में आपको चीजें, जब टाइम कम था अब टाइम है तो अच्छे से पढ़ेंगे कि कंट्रोल चार्ट क्या है। कैन बी यूज टू मेजर एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट सच एज उसका वेट, ठीक है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन अ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉटल वाटर। ठीक है, द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी मेजर बाय कंट्रोल चार्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, एक वेरिएबल्स और एक एट्रीब्यूट्स। तो जो हम वेरिएबल्स को हम कंट्रोल चार्ट पे मेजर करते हैं, देखते हैं उनको, हम वेरिएबल चार्ट को हम, एक तो हमारा एक्स बार चार्ट है, दूसरा हमारा आर चार्ट है। वहीं पर हमारे जो एट्रीब्यूट वाले हैं वो पी चार्ट है, एनपी चार्ट है एंड सी चार्ट है। अब इन चार्ट्स में क्या है, तो हम आज हमारा एक्स बार चार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, a control chart for a variable is used to monitor characteristics that can be measured and have quantum of values such as height, weight और volume। जब हम कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल जब कहते हैं, जब हम उनको उनकी चीजों को मेजर कर सकते हैं किसी वैल्यू में, जैसे उसका हाइट, वेट, वॉल्यूम। ठीक है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग ऑपरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल मेजर सिंस द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द बॉटल इज मेजर्ड एंड कैन बी टेक ऑन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। तो मतलब इसमें क्या होता है कि हम एक बॉटल है, पानी की बॉटल मान लो, तो हम उसके लिक्विड को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अदर एग्जांपल है जैसे हमें शुगर का वेट, बैग का वेट करना है, टेम्परेचर देखना है ओवन का। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जो चीज हम मेजर कर सकते हैं उसका हाइट, वेट, वॉल्यूम, वो होता है कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल। अब वहीं पे एट्रीब्यूट्स आपको पता ही है, हमने पढ़ा भी है, इज यूज टू मॉनिटर कैरेक्टरिस्टिक दैट हैव अ डिस्क्रीट वैल्यू एंड कैन बी काउंटेड। Often they are evaluated with sample yes or no decision, जैसे कि कलर, टेस्ट, स्मेल। तो हम बोल सकते हैं ना गुड स्मेल और बैड स्मेल, यस और नो। ठीक है, हमारे पास पूरी एक प्रॉपर वैल्यू नहीं आती है इसमें। ठीक है, एट्रीब्यूट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम प्रॉपर वैल्यू नहीं कर पाएंगे। अब हमारा एक्स बार चार्ट क्या है, इज अ क्वालिटी कंट्रोल चार्ट यूज टू मॉनिटर द मीन एंड द वेरिएशन ऑफ प्रोसेस बेस्ड ऑन सैंपल टेकन इन अ गिवन टाइम। तो हम इसमें क्वालिटी कंट्रोल कैसे चेक करते हैं, उसका मीन और वेरिएशन देखते हैं ऑफ अ प्रोसेस बेस्ड ऑन सैंपल्स, सैंपल जो हमने गिवन टाइम के लिए लिया होता है। अ कंट्रोल लिमिट
on both the chart are used to monitor the mean and the variation of the process going forward. हम कंट्रोल लिमिट्स बनाते हैं मीन और वेरिएशंस फाइंड आउट करने के लिए. इफ अ पॉइंट इज out of the control limit, it indicates that the mean and variation of the process is out of control. Assignable cause may be suspected at this time. मान लो जो हमारा mean और variation जो हमने इंडिकेट किए हैं उस कंट्रोल चार्ट पे लिमिट्स के बाहर अगर वैल्यू फॉल करती है तो हम बोल देंगे क्या हो गया है, वो आउट ऑफ कंट्रोल चीज आ गई है और जिसका सस्पेक्ट हो जाएगा कि इसमें हमें असाइनेबल कॉज पाया गया है. तो ऑन द एक्स बार चार्ट द वाई एक्सिस शोज द ग्रैंड मीन. यहाँ पे हम ग्रैंड मीन निकालते हैं और यहाँ पर हमें पता है मैंने आपको सैंपल ग्रुप लिखते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स. ठीक है, उसके बाद हम हमारे क्या बनाते हैं, कंट्रोल लिमिट्स निकालते हैं. लिमिट यूजुअली यूजफुल फॉर फॉर्मूला फॉर मेकिंग एक्स बार चार्ट. ये है इंपॉर्टेंट, ये हमने अभी पढ़ा था. अब कैसे कैसे निकलता है आपको पता है. अपर वाला हमारा निकलेगा. अब देखो ये है ग्रुप्ड, मतलब ग्रैंड मीन प्लस में थ्री सिग्मा. अगर हमें लोअर वाला निकालना है तो ग्रैंड मीन प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3 सिग्मा. और आपको सीएल तो पता है मीन होता है, तो अभी हम ग्रैंड मीन लेके चलेंगे. इसका मतलब है जो मीन था उसका समीशन डिवाइडेड बाय एन. ठीक है, और हमारा सिग्मा कैसे निकलता है, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार. यहाँ पे कौन सा आएगा, हमारा ग्रैंड मीन आएगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. एन आपको पता है नंबर ऑफ सैंपल्स. ठीक है, अब टू मेक द मेकिंग एक्स चार्ट, सबसे पहले टू मेक अ टेबल फॉर फाइंडिंग नेसेसरी यूसीएल एंड एलसीएल एंड सीएल. टू कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है. फिर हम सैंपल डेटा को एक्स एक्सिस पे और एक्स डबल बार वैल्यू को हम वाई एक्सिस पे. मेक अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट एक्स डबल बार, जो कि हमारी क्या हो जाएगी, सीएल हो जाएगी. और फिर हम डॉटेड लाइन बनाएंगे यूसीएल के लिए और एलसीएल के लिए एक्स एक्सिस से लाई करती हुई. ठीक है, सॉरी वाई एक्सिस से लाई करती हुई. कंक्लूजन ड्राइव फ्रॉम एक्स बार चार्ट. क्या क्या आता है, कंट्रोल वेरिएशन is a characteristic by a stable and consistent pattern of variation over time, and it is associated with a common cause. A process operating with a control variation has an outcome that is predictable within the bounds of a control limit. तो अगर हमारी वैल्यू अंदर लाई कर रही है, हमें पता है अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि वेरिएशन कैसी आ रही है, स्टेबल आ रही है या कंसिस्टेंट पैटर्न में चल रही है एक लंबे टाइम के लिए, जो कि एक कॉमन कॉज की वजह से हो रहा है. ठीक है, प्रोसेस ऑपरेटिंग विद इन द कंट्रोल वेरिएशन हैज आउटकम दैट इज प्रिडिक्टेबल विद इन द बाउंड्स ऑफ द कंट्रोल लिमिट. हमें पता है कि जो वेरिएशंस आएगी ऑपरेशन में वो इसी कंट्रोल लिमिट के विद इन आने वाली है. ठीक है, तो इनको कंट्रोल्ड वेरिएशंस बोलते हैं. और अनकंट्रोल्ड वेरिएशन क्या, जब आपकी ये अनकंट्रोल्ड वेरिएशन कैरेक्टरिस्टिक बाय वेरिएशन दैट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज एसोसिएटेड विद स्पेशल कॉजेस. मतलब एक लंबे टाइम की वजह से ये कॉजेस में चेंजेस आ रहे हैं. देख रहे हो आपके लोअर लिमिट से भी नीचे जा रहे हैं और आपकी अपर लिमिट से भी ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, द आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस इज अनप्रिडिक्टेबल. हमें बताया था मैंने आउटकम कंट्रोलेबल में क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है. हमें पता है प्रोसेस कैसा होगा. अ कस्टमर मे बी सेटिस्फाई अनसेटिस्फाई गिवन दिस अनप्रिडिक्टेबिलिटी. तो प्रोडक्शन में अगर ये ऐसी अनप्रिडिक्शंस आती हैं तो कस्टमर कभी सेटिस्फाई होगा कभी नहीं होगा, मगर कंट्रोलेबल में हमेशा ही होता है. अब देखो इसमें ना एक एग्जांपल दिया हुआ है. ये आपका जेट मेड अ मैन्युफैक्चर ऑफ जेट इंजन इंटेंडेड टू क्लोजली मॉनिटर द मैक्सिमम पावर जनरेटेड बाय इट्स इंजन. तो जेट मेड obtain a set of 40 readings on the maximum power for its successively produced engine. A given table considers some samples consists of every four consecutive observation in a sample. Read, read left to right row wise here that there are 10 such subsamples. Compute the average for each subsample which can be used subsample statistic, construct X bar chart and make a conclusion about it. ये रीडिंग्स दी हुई हैं ऑन मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय आपको N40 जेट इंजन्स गिवन है, उनकी रीडिंग्स है. तो हमें हमारा एक्स बार चार्ट बनाना है. सबसे पहले हमें हमारी लिमिट्स बनानी है. हमें ग्रैंड मीन निकालना है. तो आपके पास 4 कंसेक्यूटिव सब ग्रुप्स हमने बना लिए 1 2 3 4. यहाँ सब ग्रुप्स हमारे हमने बना लिए इधर 10. ठीक है, डेटा हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इन सब का. पहले हमने इनका निकाला है मीन. पहले इस वाले का मीन निकाला, देन इनका मीन 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 सबका मीन निकालने के बाद हमने एक्साइड माइनस में जो ग्रैंड मीन किया है हम वो वैल्यू निकालेंगे. जब इन सबका मीन निकल आएगा टोटल, उसका टोटल करके डिवाइडेड बाय सैंपल कर दो.
तो आपको ग्रैंड मीन निकल आएगा। उसके बाद इसका हमने स्क्वायर कर दिया है, वैल्यू पुट करो। देखो हमने ग्रैंड मीन कैसे निकाला, जो आपका x बार आया था उसका समीशन डिवाइडेड बाय n। ऐसे ही हमने सिग्मा निकाल लिया, लिमिट्स हमने बना दी हैं। अब लिमिट्स बन गई हैं, अब इसको हम फॉर्मूले में ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ में हमने हमारी अपर लिमिट, कंट्रोल लिमिट एंड हमने लोअर लिमिट कर दी। एज पर द अबव मेंशन ग्राफ ऑल द पॉइंट्स आर बिटवीन द एलसी एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट इज अंडर कंट्रोल। तो जो आपको पॉइंट्स गिवन थे ना कि 1 सैंपल पे 120 पे था, 2 पे यहाँ पर था, 3 पे इतना, 4 पे इतना, 5 पे, हमने वो सारी चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी है। और फिर हमने देखा कि हमारा जो ये ग्राफ है वो इन पॉइंट्स के बीच में ही आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं क्वालिटी फॉर प्रोडक्ट इज अंडर कंट्रोल। तो हमारी जो क्वालिटी है वो अंडर कंट्रोल है, क्योंकि हमारी वैल्यूज इन लिमिट्स के अंदर फॉल कर रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो थैंक यू। ठीक है, अगर ये लास्ट की चीज आपको समझ नहीं आई है तो हम जब कल दोबारा आर चार्ट ये सारी चीजें करेंगे, इसके साथ इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। हमने पहले थ्योरी करनी थी, तो साथ में मैंने सोचा कि ये वाली चीज भी मैं आपको बता दूं, ताकि ये ना रहे कि ये कुछ ज्यादा टफ है, इसलिए मैंने बताया है। कल हम अच्छे से इसको भी करेंगे, आर चार्ट जितने भी चार्ट्स हैं वो सब भी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।